Ris Indica. हेलो डियर एस्पायरेंट्स, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस, जिसमें आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जो कि वर्ल्ड न्यूज़ से जुड़ी हुई हैं, कुछ इकोनॉमी के सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सोशल जस्टिस के कंटेक्स्ट में या सोसाइटी के से जुड़ी हुई भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। क्लाइमेट से जुड़ी हुई भी आज के जो न्यूज़पेपर हैं उसमें कुछ न्यूज़ रही हैं जो इम्पोर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूज़, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि पीएम का जो विजिट है टू यूएस, उसकी वजह से कोई ना कोई जो न्यूज़ है वो आती रहेगी। उसी सेम कंटेक्स्ट में आप देखेंगे कि पीएम ने, क्योंकि जो 21 जून है, 21 जून योगा डे मनाया गया एज अ इवेंट इन न्यूयॉर्क एंड दी हेड्स। अब जो हम बात करेंगे आगे, यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं, डिफेंस और टेक के लिए बात करने के लिए वॉशिंगटन डीसी के लिए की तरफ जाएंगे। और जैसे 21 जून को योगा डे था, तो उसी के कंटेक्स्ट में काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक जो है टॉक्स एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट्स में है। उससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो योगा डे है, इस साल का जो थीम रहा है दैट इज़ योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। जो वननेस की बात करता है तो इसका थीम है ये। जनरली पीसीएस में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए इस साल का जो योगा का डे है उसका थीम क्या था, तो याद रखिएगा। और पीएम मोदी ने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। पीएम सेड दैट योगा योगा इज ट्रूली यूनिवर्सल कंसेप्ट और ये फ्री है फ्रॉम एनी कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स। ये कोई ऐसा टेक्नोलॉजी जो है एज अ टेक्नोलॉजिकल सर्विस या टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं है। योगा एक बहुत ही ट्रूली यूनिवर्सल कंसेप्ट है जिसमें कोई भी कॉपीराइट या कोई भी किसी तरीके का पेटेंट नहीं है। तो पीएम ने बहुत अच्छी बात बोली। प्लस मोदी एंड बाइडेन will have a formal talk first in a restricted format and then later joint press conference भी हो सकती है, joint press statement भी उसमें पास करे जा सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट भी हैं जिनमें से एक बड़ा जो हिस्सा है वो ये रह सकता है भारत का और यूएस का एक जॉइंट लेवल पर रोड मैप का तैयार करना फॉर सेमीकंडक्टर मार्केट, फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड स्पेस। अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो वो काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं। काफ़ियों के आउटसोर्सिंग सर्विसेज हैं, टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज भी हैं, कुछ सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हैं, कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हैं, डेटा एनालिसिस की कुछ कंपनीज हैं विच आर हेल्पिंग आउट स्पेशली द यूएस मार्केट एज वेल, जो इंडिया में है, जिसमें बड़ा नाम आप कह सकते हैं विप्रो है, टीसीएस है। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के बारे में भी हो सकता है बात की जाए, एक रोड मैप तैयार किया जाए विच डील्स ऑन को प्रोड्यूसिंग जेट इंजन्स फॉर फाइटर एयरक्राफ्ट। तो ये कुछ टॉक्स में है ऐसी बातें। ये एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट्स हैं, अभी इनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट जो है बातचीत अभी नहीं की गई है, बट ये एक्सपेक्टेड हैं। तो आप कह सकते हैं कि आने वाले एक हफ्ते में आपको यहाँ से जुड़ी हुई न्यूज़, स्पेशली सेमीकंडक्टर, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग या स्पेस में यूएस और भारत की पार्टनरशिप या कोई नया एग्रीमेंट या कोई नई पॉलिसी जुड़ती हुई नजर आ सकती है। तो ये वर्ल्ड न्यूज़ का है। प्लस आज एक बहुत अच्छा इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल था जिसमें नेपाल और इंडिया के टाइज के बारे में बात की गई है बाय फॉर्मर डिप्लोमेट जो इंडिया से नेपाल की तरफ जिन्होंने काम किया। अब यहाँ पर देखिए, जब हम इंडिया नेपाल के टाइज के बारे में बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, जैसे मैंने आपको यूएस के कंटेक्स्ट में भी कल बताया था कि पहले हम पॉजिटिव चीज़ों से शुरुआत करते हैं, उसके बाद वी गो टूवर्ड्स दी कंट्रोवर्शियल इश्यूज। तो इंडिया और नेपाल में जो कोऑपरेशन और टाइज हैं, सबसे पहले अगर आप देखें कि 4 दिन की विजिट पे अभी जो नेपाल के हेड हैं वो आए थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट कुछ इंपॉर्टेंट कोऑपरेशन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज को उन्होंने साइन करा, एग्रीमेंट्स को साइन किया। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले फुकोट करनाली प्रोजेक्ट हो गया या अरुण 4 प्रोजेक्ट हो गया फॉर हाइड्रो पावर कोऑपरेशन, जिसमें नेपाल की और इंडिया की जो कंपनीज हैं वो एक साथ काम करेंगी, जिससे हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन हो पाए, कोऑपरेशन हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाए हम हाइड्रो पावर सेक्टर में। प्लस अब एक सेकेंड हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन की भी का वर्क शुरू करने का एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, जो भुटवल से लेकर गोरखपुर तक जाएगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिल पाएगी फ्रॉम नॉट जस्ट इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो फ्रॉम द इन्वायरमेंट कंटेक्स्ट। क्योंकि ये जो लाइन इस तरीके की बिछाई जाएगी ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, स्पेशली वहाँ के डायस्पोरा के लिए भी, नेपाल के लोगों के लिए भी, और जो भुटवल और गोरखपुर वाला जो रीजन है वहाँ पर भी। Plus, there have been various checkposts
टू फैसिलिटेट मूवमेंट एंड गुड्स ऑफ पीपल, जैसे रुपए दिहा नेपालगंज इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हो गया। तो इसमें भी कुछ, इसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी जो चेक पोस्ट है उनको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो चेक पोस्ट हैं उनको अच्छे से उस पर कोऑपरेशन की जा सके टू वे फ्रंट पर, फ्रॉम नेपाल टू इंडिया साइड एंड इंडिया टू नेपाल साइड बोथ, उसके लिए काम शुरू कर दिया गया है। कोऑपरेशन और टाइज में आता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। प्लस अब कुछ स्टूडेंट ये बोल सकते हैं कि क्या ये पोरस बाउंड्रीज हैं? आंसर है बिल्कुल। देखिए, जब लेगेसी इशू आता है, इंडिया नेपाल की ट्रीटी हुई थी 1950 में फॉर द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, और इस ट्रीटी के अंडर कुछ पॉइंट्स थे। कुछ पॉइंट्स ऐसे थे, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर कुछ नेपालीज जो लोग हैं वो इंडिया के अंदर आकर बिजनेस कर सकते हैं, कुछ बहुत रिस्ट्रिक्टेड जगहों पर, बट कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा उनको जो है पॉइंट्स दिए गए थे। उसी तरीके से इंडियन जो लोग हैं जो नेपाल के बहुत करीब हैं, वो भी जाकर नेपाल के थ्रू जो पोरस बॉर्डर्स हैं वहां पर अपना बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके की काफी सारी बातचीत थी। अब उस कंटेक्स्ट में जब 1950 में लिखी गई थी ये जो ट्रीटी हुई थी, तो नेपाल में कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो इस बात को थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल एंड पर ले जाते हैं, और वो इसको ये समझते हैं कि नेपाल की सोवेनिटी जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुई उस 1950 की ट्रीटी में, बिकॉज इंडिया के पास ज्यादा पॉइंट उनकी तरफ चले गए, और नेपाल की तरफ इतने ज्यादा जो है उसकी सोवेनिटी या उसकी सिक्योरिटी पर इतना ज्यादा जो है इंक्लिनेशन नहीं था इस ट्रीटी में। तो कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, हाउएवर ऐसा था नहीं। एक और बड़ा जो कंट्रोवर्शियल इशू नेपाल और इंडिया के बीच में है, दैट इज द कालापानी बाउंड्री इशू। देखिए, एक ऐसा रीजन है जो उत्तराखंड के अंदर आता है, थोड़ा सा उत्तराखंड में आता है, बट नेपाल ने अपने मैप में इसको शो करा हुआ है कि उनके अंडर है ये रीजन, कालापानी का जो एरिया है, लिपू लेक और कालापानी वाला रीजन। तो यहाँ पर लेकर कंट्रोवर्शियल इशूज रहते हैं। प्लस जो हेड ऑफ द स्टेट है ऑफ नेपाल, अभी से पहले जो फॉर्मर थे, वहां पर देखा गया कि उनका जो इंक्लिनेशन था दैट वाज मोर टुवर्ड्स चाइना रादर देन दैट ऑफ इंडिया, और इसी की वजह से जो रिलेशन थे स्पेशली 2020 के अराउंड, नेपाल के साथ हमारे रिलेशन थोड़े से डगमगाए और खास अच्छे थे नहीं उस समय। प्लस एक और बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू जो रिसेंट टाइम्स में देखने को मिलता है, दैट इज द अग्निपथ स्कीम। अब देखिए, जो गुरखा सोल्जर्स होते हैं जो इंडियन आर्मी के गुरखा रेजिमेंट में होते हैं, वो ऑलमोस्ट अराउंड 32,000 के करीब हैं। अब ऐसे में अग्निपथ स्कीम के आने की वजह से तो इम्पैक्ट ओवरऑल हर जगह पर आया है, बट यहाँ पर भी देखने को मिला है, तो उससे भी जुड़ा हुआ एक जो पार्ट है वो नेपाल की सरकार और ये कंट्रोवर्शियल इश्यूज में रहता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो 4 दिन का अभी जो मीट हुआ है, जो आए हैं हेड ऑफ द स्टेट नेपाल के, अभी वो जस्ट गए हैं काठमांडू वापस। तो उस केस में ये पूरा का पूरा एक जो है पॉइंट्स सामने आते हैं जिसमें कंट्रोवर्शियल इश्यूज भी और कोऑपरेशन को भी ये शो करता है, कोऑपरेशन और टाइज को। ओवरऑल अगर आप देखें इंडिया और नेपाल के रिलेशन अगर अच्छे रहते हैं तो ये बहुत अच्छा काम हो सकता है, बिकॉज चाइना और इंडिया के बीच में एक काफी बड़ा जो स्पेस है उसको नेपाल जो है कवर करता है। प्लस नेपाल और इंडिया के बीच में काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं स्पेशली हाइड्रो पावर को लेकर या बिजली को लेकर, वो काफी मदद कर सकते हैं इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया के डेवलपमेंट में भी स्मार्ट सिटीज के प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने के लिए, और स्पेशली नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे सेंट्रल लेवल पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश या आपका ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार वाला जो साइड है, वहाँ उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस तरीके के कोऑपरेशन और टाइज बहुत ज्यादा मदद करेंगे, स्पेशली हाइड्रो पावर और इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। तो ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज थी वर्ल्ड न्यूज को लेकर। अब बात करते हैं कुछ क्लाइमेट से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में, और यहाँ पर आपको वेस्ट का जो एक हिपोक्रेटिक साइड है, जो मैं नहीं बोल रहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है, वो आपको काफी ज्यादा यहाँ पर समझ में आएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल के बारे में, जो कि है NCQG। देखिए, एक टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट गोल में। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अभी रिसेंटली बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, 5 टू 15 जून, जो कि जर्मनी में हुई थी। वहां पर मैंने आपको बताया था कि कैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास एक बड़ा ये इशू उनके सामने आया कि डेवलप्ड कंट्रीज ने ये बात तो करी थी कि वो मनी प्रोवाइड करेंगे, रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, बट रियलिटी में ऐसा कुछ होते हुए नजर नहीं आया। और ये जो नंबर था असल में 2015 के पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में ये जो नंबर निकल कर आया था ये था $100 बिलियन का। उन्होंने कहा था कि 2025 से पहले पहले हम ये फाइनेंसिंग कर देंगे, बट अभी तक ये कुछ नजर होता हुआ आ नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो पॉइंट आपको याद रखना है दैट इज कि NCQG जो है विच इज एन इंपॉर्टेंट गोल,
ये कहता है कि आपको जो क्लाइमेट फाइनेंस आर्किटेक्चर है उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा बहुत सारे वादे किए जाते हैं, बट सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जब हम बात करते हैं कार्बन एमिशन की या हम बात करते हैं ओवरऑल क्लाइमेट चेंज की, तो पहले तो डेवलप्ड कंट्रीज ने अपना डेवलपमेंट कर लिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय पर 200 साल के करीब तक उन्होंने बहुत सारे फॉसिल फ्यूल जलाया। अब उस बारे में क्लाइमेट चेंज जो है वो हो गया, जो है ग्लोबल वार्मिंग हो गई, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी होने लगी पोल्यूशन के एंड से भी। अब बड़ी जिम्मेदारी डेवलपिंग कंट्रीज को दे दी जाती है कि आप भी अपना कार्बन एमिशन कम कीजिए, आप भी ज्यादा क्लाइमेट चेंज ना कीजिए। बट आपको याद रखना पड़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो डेवलप कर रही हैं, उनको भी अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, इकोनॉमिक फ्रंट पर स्ट्रांग होना है। वो अगर इन सारी चीजों को मानेंगी ज्यादा से ज्यादा, तो फिर वो डेवलप कब कर पाएंगी, और वो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड स्टेजेस में ही रहेंगी। तो ये सारा जो मुद्दा है, ये जो सारा जो इशू है, इसको हाईलाइट करा। और इट ऑल्सो पुल्स अप, अब एनसीक्यूजी जो है यानी कि न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, जो भी वन कॉन्फ्रेंस हुई थी 5 से 15 तारीख, उसमें बोला गया कि आप एक सीलिंग लगाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़ी बड़ी बातें की जाएं, बट डेवलप कंट्रीज के ऊपर एक सीलिंग लगाएं, जिससे वो कमिटमेंट के अंडर क्लाइमेट फाइनेंसिंग आर्किटेक्चर को सेटअप करें, और रिसोर्सेज और मनी को स्पेशली, जिसमें रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा रोल प्ले इंपॉर्टेंट करता है मनी, वो डेवलप्ड कंट्रीज जो है डेवलपिंग कंट्रीज को दें। अदरवाइज ये प्रॉब्लम जो है ये चेंज नहीं होगी। तो ये सारा जो पॉइंट है, दिस इज रिगार्डिंग एनसीक्यूजी। अब देखिए जो यूरोप है, ये जो वेस्ट है, स्पेशली यूरोप की बात करेंगे, उन्होंने इसका एक उल्टा जो है आप कह सकते हैं एक तोड़ निकाल लिया। अब वो ये कह रहे हैं कि हम सीबीएएम लाएंगे। ये 1 महीने पहले बात हो चुकी है, बट अभी हाल ही में 2 दिन पहले भी इससे जुड़ी खबर आई थी। सीबीएम यानी कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यूरोपियन यूनियन ने ये प्रपोजल रखा है जिसको हम सीबीएम कहते हैं, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। वो ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट इंडिया में बना, और इंडिया में जो भी कंपनीज हैं, स्पेशली फर्टिलाइजर, स्टील, आयरन से रिलेटेड जो कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, हैवी इंडस्ट्रीज हैं बेसिकली, जो बड़े बड़े जो नाम हैं, वो अपना कार्बन का जो फुटप्रिंट है या कार्बन एमिशन कितने हुए, वो सारा उसका जो डिटेल है, वो पहले अगर मान लीजिए उन्हें यूरोपियन यूनियन की किसी कंट्री में देना है, वहां पर अपने प्रोडक्ट को बेचना है, तो वो पहले उन सारी डिटेल्स को देंगे, और उस डिटेल्स के बेसिस पर टैरिफ लगाया जाएगा, सीबीएम। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए, ये जस्ट एक ओवर सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल है, 100 रुपए का एक फर्टिलाइजर है, 100 रुपए का एक फर्टिलाइजर पैकेट है, तो ये इस पर टैरिफ लगेगा। अगर क्योंकि इंडिया में बना है, इंडिया का कार्बन फुटप्रिंट बड़ा है, और कार्बन एमिशन हो रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है ना किया गया हो, जैसे वेस्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे जो है कार्बन एमिशन कम हो जाए, तो इसीलिए इंडिया से आए हुए प्रोडक्ट पर भी टैरिफ लगेगा। ये सीबीएम कहता है, जो ईयू ने इस प्रपोजल को दिया है। अब आप सोचिए, एक तरफ डेवलप्ड कंट्रीज पैसा दे रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, और दूसरी तरफ वो डेवलपिंग कंट्रीज उसी पैसे से, मान लीजिए उस पैसे का, उनके पास वो पैसा आ गया, अब वो डेवलपिंग कंट्रीज जो है अगर कोई प्रोडक्ट बनाती हैं, और उनका कार्बन फुटप्रिंट हल्का सा हाई भी है, क्योंकि होगा ही, क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो डेवलप्ड अभी प्रॉपर नहीं हुई हैं, तो उस केस में उनके प्रोडक्ट पर अब टैक्स लगेगा बाहर अगर वो जाता है, स्पेशली ईयू के अंदर। तो ये बिल्कुल ऐसे बात हो गई कि आपने पहले एक की मदद करी, और फिर उसी मदद को वापस उससे ले लिया, वो भी डबल, जिससे उस इंसान की जिसकी असल में मदद होनी चाहिए थी, उसकी मदद कभी हुई ही नहीं। तो ये एक बहुत ही ज्यादा ट्रिकी और एक बहुत ही हिपोक्रिटिकल आर्ग्यूमेंट है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। नाउ क्योटो प्रोटोकॉल ऑल्सो रिकॉग्नाइज दिस कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए, इसको बोला जाता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसमें कार्बन फुटप्रिंट सबको कम करना है, क्लाइमेट चेंज से सबको लड़ना है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज जिस तरीके से खुद अब अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर रहे हैं, और अब ये बोल रहे हैं कि हम पोल्यूशन को कम कर रहे हैं, आप भी कीजिए, उस सेम इंटेंसिटी से जो है डेवलपिंग कंट्रीज की जो बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज हैं वो नहीं कर सकती, क्योंकि अभी वो डेवलपिंग कर रही हैं, अभी उनको प्रोडक्ट बनाने हैं, और अभी वो उस लेवल पर नहीं पहुंचे, डेवलप नहीं हुए। क्योंकि पहले तो डेवलप्ड कंट्रीज अपने आप को डेवलप करके एक तरफ चले गए, अब सारी जिम्मेदारी डेवलपिंग कंट्रीज पर नहीं डाली जा सकती। तो एक कॉमन गोल है, यानी कि क्लाइमेट चेंज से लड़ना कॉमन गोल है, कार्बन एमिशंस को कम करना कॉमन गोल है, बट ये डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। आप ये नहीं कह सकते कि डेवलपिंग कंट्रीज भी उस इंटेंसिटी से कार्बन फुटप्रिंट कम करें जिससे डेवलप्ड कंट्रीज आज कर रहे हैं। So problems of measurement mean that it could be used for perfectionism. It targets production processes जो कि WTO जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो अप्रूव नहीं करता है। इंडिया इसको लेकर काफी ज्यादा कीन है, और इस पर अपना पूरे जो एक नाराजगी उसको दिखा रहा है। अब देखिए, काफी सारे थिंक टैंक्स का ये मानना है कि यूरोपियन यूनियन इस प्रपोजल को
इंडिया के कंटेक्स्ट में हो सकता है अभी स्टार्टिंग के लिए नेगोशिएशन करे और थोड़ा सा कम कर दे, बट लाना उसको यही है। हाल ही के कुछ दिनों में, 2-3 दिन में अगर हम बात करें, तो कुछ ऐसे थिंक टैंक्स हैं, कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने ये भी बताया है कि हो सकता है इंडिया अपना खुद का एक सीबीएम काइंड ऑफ वर्जन जो है उसको पुट ऑन कर दे इन फ्रंट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग इमेज क्रिएट हो जाए कि ईयू जो है या यूरोपियन यूनियन है या इस तरीके के जो देश हैं वो अपनी इस फाइनेंशियल क्लाइमेट से जुड़ी हिपोक्रेसी को नहीं दिखा सकते, अदरवाइज इंडिया भी फिर स्ट्रॉन्ग एक्शन में आएगा। और इससे सबसे ज्यादा जो सीबीएम से सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्रीज होंगी वो होंगी रशिया, यूक्रेन, टर्की, इंडिया एंड चाइना। एंड ओनली 3 of the 12 एक्सपोर्टर्स टू ईयू हैव मैकेनिज्म फॉर प्राइसिंग द कार्बन। अब इसका कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं सीबीएम को यूरोपियन यूनियन ने कहकर बता रहा है कि इससे देखिए जो एमिशंस हैं, ईयू के एमिशंस जो हैं यूरोपियन यूनियन के, वो कम हो जाएंगे, प्लस इससे ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग में भी काफी ज्यादा फायदा होगा। तो वो इसके सारे पॉजिटिव पॉइंट बता रहे हैं, बट कोई भी रियलिटी नहीं बता रहा कि जो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल है यानी कि एनसीक्यूजी, उसका एक काउंटर एक्ट डेवलपिंग देशों के लिए ईयू ने ये निकाल दिया है। और जब ईयू निकालेगा, यूरोपियन यूनियन, तो क्या आपको लगता है कि और देश नहीं निकालेंगे, स्पेशली जो डेवलप्ड हैं, जो ईयू के अंदर नहीं आते? तो ये एक क्वेश्चन है, और एक ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी पोजीशन में खड़ा कर देता है इंडिया को, बट इंडिया अपना बहुत स्टैंड क्लियर करते हुए इंडियन गवर्नमेंट इसको जो है नाराजगी इस पर दिखा रही है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक न्यूज के बारे में, जिसमें पहली इकोनॉमिक न्यूज जो है ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की जो पोजीशन आई है वो 127 रैंक पर आई है, जो कि 8वें प्लेस बढ़ गई है, यानी कि 8वीं प्लेस घट गई है। फॉर एग्जांपल पहले पिछले साल 135 पे थी इन दी ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, बट अब ये 127 पे आ गई है। ये परसेंटेज इंप्रूव जो है 1.4% से हुई है, और इंडिया हैज क्लोज्ड 64.3% ऑफ ओवरऑल जेंडर गैप। लेकिन क्योंकि अभी थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए 36.7% ही जो पैरिटी है वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में देखने को मिलती है मेल और फीमेल में। बट इंडिया की जो पोजीशन है वो काफी ज्यादा अच्छी हुई है। टॉप लेवल पर अगर हम बताएं कि नंबर 1 पर कौन आया है, तो याद रखिएगा आइसलैंड आया है, मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री फॉर द 14th कंसेक्यूटिव ईयर, और सेकंड नंबर पे नॉर्वे है। बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान सबसे लोएस्ट आया है 146 पे। इंडिया की पोजीशन याद रखना है 127 है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये रिपोर्ट देता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्रीलिम्स में इस तरीके के क्वेश्चन जो है काफी बार आते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये वनडे एग्जाम में या पीसीएस में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो ये भी आपको याद रखना है कि इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन स्विट्जरलैंड, जेनेवा। अब एक और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक न्यूज जो है दैट इज इंडस्ट्री आइज एक्सेस टू गति शक्ति पोर्टल टू बूस्ट केपेक्स कनेक्टिविटी। देखिए जो गति शक्ति पोर्टल है, गति शक्ति पोर्टल के बारे में 2021 में अक्टूबर के महीने में भी बात हुई थी। अब प्रॉब्लम मैं आपको एक केस स्टडी से बताता हूँ। अक्सर आप देखेंगे कि एक रोड बना दिया जाता है, उस पर मेहनत होती है, एफर्ट लगता है, कुछ कंपनीज को सकता है टेंडर दिया जाए, या हो सकता है सरकार की कुछ पॉलिसीज हैं, उन सबके पीछे बहुत एफर्ट, बहुत टाइम होता है, बहुत एनर्जी लगती है, बहुत मनी लगता है। बट कुछ समय बाद पता चलता है कि इस रोड में तो पाइपलाइन नीचे की तरफ लगी ही नहीं है, फिर उसको खोदा जाता है और पाइपलाइन एक फिर से लगाई जाती है, और जितनी मेहनत थी वो खराब हो जाती है। तो इन इस तरीके की जो प्रोसेसेस में जो आकस्मिक डिस्क्रिपेंसी आती है, क्योंकि कोई भी एक चीज एक साथ संगठित होकर नहीं चलती है, उसको कम करने के लिए पीएम गति शक्ति पोर्टल बनाया गया, डेवलप्ड फॉर प्लानिंग मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इसमें मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें जो है 16 मिनिस्ट्रीज एक साथ आकर काम करेंगे और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होगी। आप देखिए, मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि कैसे अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज हैं या जो मिनिस्ट्रीज के अंदर डिपार्टमेंट हैं, उनमें अब एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लाई जा रही है सरकार के द्वारा। स्पेशली 2014 के बाद से ये अप्रोच जो है काफी ज्यादा बड़ी है। अब इसमें जो कॉन्फेडरेरी ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने दे हैव नोटेड दैट द गवर्नमेंट कुड शेयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम पोर्टल आफ्टर ब्लॉकिंग आउट सेंसिटिव डेटा। इस पोर्टल में आप देखिए काफी सारे जो 16 मिनिस्ट्रीज हैं उनको एक जगह पर डाटा मिल सकता है। अब ऐसा नहीं होगा कि किसी ने पाइपलाइन बिछा दी और उसके बाद उस पर रोड बनाया जा रहा है, या उसका उल्टा हो गया फिर रोड को तोड़ा जा रहा है। लेकिन अभी इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो गति शक्ति पोर्टल है उसमें थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये है कि अभी और केवल अभी के लिए ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज तक लिमिटेड है, जबकि ये लोकल गवर्नमेंट के लेवल तक भी जोड़ा जाना चाहिए। बट अभी सरकार का ये व्यू पॉइंट है कि पहले इसको सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर ज्यादा अच्छे से हम इसको इस्तेमाल करें, और फिर अगर ये पॉजिटिव होता है, इसको इंप्रूवमेंट्स को देखकर इंप्रूवमेंट लाकर इसमें और फर्दर इसको लोकल गवर्नमेंट के लेवल पर, लोकल गवर्नेंस के लेवल पर भी लाया जाए।
तो ये बहुत ज़्यादा मददगार हो सकता है। इट कैन एक्सेस टू डेटा इंक्लूडिंग मैप्स विद एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, बिकॉज लेट जस्ट से एक प्रोजेक्ट बनाना है, रोड है, तो वहां पर कितना ज़्यादा फुटफॉल है, वहां पर कितने लोग आते हैं, या कौन सी जगह पर है, या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरीके की पाइपलाइन होंगी, क्या वो इंडस्ट्रियल एरिया है, क्या वो एक सिविल लेवल का एरिया है, या फिर वो बहुत एक बड़ा जो है ऑफिस स्पेस काइंड ऑफ एरिया है। ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ओवरऑल प्रोजेक्ट्स को बहुत मदद करती हैं और एक शेप दे सकती हैं इंडिया के आने वाले फ्यूचर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसीलिए गति शक्ति जैसे पोर्टल का बहुत एक इंपॉर्टेंट जो है रोल है। नाउ एक अलग और जो नेक्स्ट न्यूज है दैट इज लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स बिल जो है उसको विड्रॉ कर लिया गया है। विड्रॉ क्यों करा गया है और ये क्या बिल है? देखिए, ये लाइव स्टॉक एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स बिल था। अभी के लिए अगर हम बात करें, इंडिया से जो मीट है, बफेलो का मीट, गोट का मीट, पोल्ट्री का मीट एक्सपोर्ट किया जाता है, बाहर भी दिया जाता है, यानी कि बाहर के देशों में भेजा जाता है। बट अगर ये बिल आ जाता, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स बिल, सरकार ने इसको निकाला और अंडर 10 डेज के अंदर लोगों से इसकी जो है पूछा उन्होंने कि उनका क्या एक रवैया रहता है इसको लेकर। एंड काफी जो स्ट्रॉन्ग इसके अगेंस्ट जो है देखने को मिलता है लोगों का इन्फ्लुएंस। स्पेशली काफी ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने इसका जो है, जो इसको नहीं मानते, जो जिन्होंने इसको बिल्कुल जो है इस पर प्रोटेस्ट किया है, इंक्लूडिंग कपिल देव ऑल्सो। सो अंडर दिस बिल, एज इसमें ऐसा माना जा रहा था, अभी विड्रॉ कर लिया गया है वैसे, लेकिन इसमें माना जा रहा था दैट इट अलाउज एक्सपोर्ट ऑफ लाइव एनिमल्स। लाइव एनिमल्स में इवन डॉग भी, कैट भी, लाइव जिंदा एनिमल्स। अभी के लिए इंडिया में बफेलो, गोट, पोल्ट्री वगैरह का मीट तो बाहर आप भेज सकते हैं इंडिया से, बट इसमें ये बिल अगर पास हो जाता या एक्सेप्ट हो जाता तो फिर इसके अंडर लाइव एनिमल्स को भी भेजा जा सकता था, और केवल लाइव एनिमल्स में मीट वाले एनिमल्स नहीं, जैसे जनरली मीट निकाला जाता है जैसे पोल्ट्री, गोट या बफेलो, बट इसमें फेलाइंस और कैनाइंस यानी कि कैट और इवन डॉग भी थे। और कैट और डॉग को नॉट जस्ट फॉर द पेटिंग पर्पसेस बट फॉर द पर्पसेस ऑफ गेटिंग मीट आउट ऑफ देम, क्योंकि काफी अगर आप देखें कुछ ऐसे देश हैं जहां पर कैट या डॉग का मीट भी खाया जाता है, तो उस केस में इसको बहुत ज्यादा हैवी क्रिटिसिज्म मिला, बिकॉज ये एक बहुत ब्लैंकेट फ्री पास हो जाता फॉर अब्यूज ऑफ मिलियंस ऑफ एनिमल्स फार्म फॉर फूड एंड अदर यूजेस। और इससे अगर हम एक थोड़ा सा अलग अप्रोच भी देखें, इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि इंडिया का जो जेनेटिक पूल है जो जानवरों का, वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो सकता था अगर आपने इंडिया से लेकर जानवर बाहर आपने भेजने शुरू कर दिए। प्लस इंडिया की क्लाइमेट जो है वो काफी अलग है दूसरे देशों की क्लाइमेट से, तो क्या वहां पर इंडियन एनिमल सर्वाइव कर पाते? तो ये सारी चीजों को देखते हुए इसको क्रिटिसाइज करा गया। ऑलमोस्ट अराउंड 1 लाख से ज्यादा ईमेल सरकार को पहले दिन जब उन्होंने बोला, पब्लिक के सामने इसको पेश करा फॉर गेटिंग देयर व्यूज, 1 लाख से ज्यादा ईमेल तभी के तभी उनको मिल गए और इसमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म देखने को मिला। सो लाइव स्टॉक एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन बिल 2023 विड्रॉन एमिड प्रोटेस्ट फ्रॉम एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, जहां पर हमने बात करी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक न्यूज, क्लाइमेट की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और वर्ल्ड न्यूज के बारे में। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट न्यूज एनालिसिस में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।